आने जा रही हैं। अमेंडमेंट्स कब आती हैं? जब हम कोई एक्ट बना देते हैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जब, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने के बाद उनमें चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि एक्ट के बारे में तो हम जाएंगे ही डिटेल में थोड़ा, लेकिन एक्ट में ये मैं अमेंडमेंट के बारे में बता देती हूँ कि पहले क्या था कि मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट थी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो 3 इयर्स की थी। लेकिन आफ्टर निर्भया कांड, आफ्टर निर्भया केस जो है, ये क्योंकि सभी की नॉलेज में है कि जो द पर्सन हु वाज द मोस्ट ऑफेंसिव ही वाज अ जुवेनाइल, ही वाज बिलो 18 इयर्स। सिर्फ इस चीज का जो फायदा उठा के उसे 3 साल की सजा हुई थी। तो ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि बच्चों की एज कम की जाए या कुछ ऐसा फेज रखा जाए कि उसे उसे जो है बच्चों को मेजर ट्रीट किया जाए उसमें, और बच्चों को वही सजा मिले। अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर मींस ऐसे केसेस होते हैं, हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, तो ये सब चीजें देखते हुए उनका ऑफेंस जो है वो साबित होता है और उनको वैसे ही डिफाइन किया जाए, वैसे ही सजा मिले। तो 16 से 18 साल में जो ये अब न्यू अमेंडमेंट आई 2015 में, उसमें ये कहा गया है कि बच्चे को एज एन मेजर ट्रीट किया जाएगा जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिक्लेयर करेगा कि बच्चा इतना मैच्योर है कि उस बच्चे को जो है समझ है इस चीज की कि उसने क्या क्राइम किया है, उसने किस तरह का क्राइम किया है, तो उसे चिल्ड्रन कोर्ट में भेज दिया जाएगा जहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी सजा है। अब हम आते हैं कि द होल एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। So first we know the important terms regarding children. Children say firstly you should know कि who is juvenile. Juvenile is a person who is below 18 years. 18 साल से कम है. So every word, every term is concerned with, every starts with juvenile. So first जो है juvenile in conflict with law और juveniles in need of care and protection. Children in need of care and protection. हम पहली जो टर्म लेंगे CNCP बोलते हैं इसको, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर। इसमें कौन से बच्चे आते हैं? हु नीड्स प्रोटेक्शन इन एनी वे, जो समाज की प्रोटेक्शन मांगते हैं, जिसमें होमलेस आ जाते हैं, ऑर्फन, अबंडेंट, सरेंडर्ड आ जाते हैं, जो दे आर लिविंग ऑन द स्ट्रीट, और रिसाइड्स अ पर्सन हु has injured, who has exploited, who has abused him or her। तो ये सारे जो है मेंटली कहीं इनकैपेसिटेट होते हैं बच्चे, कोई फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी होती है बच्चे में, कोई विक्टिम होते हैं किसी ऑफेंस के या विक्टिम अननेचुरल कैलेमिटी के, तो वो सब क्या है? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बच्चे। तो और वहीं जो CICL है, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने क्राइम किया है किसी ना किसी फॉर्म में, तो उन्हें हम CICL, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ कहते हैं। अब इन दोनों को जो है नोडल एजेंसी जो है वो अलग अलग बनाई गई है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो CNCP जहां तक की बात रही, CNCP का कोई भी केस होता है तो वो CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये आप सभी ने सुना होगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का नाम। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बहुत ही एक्सट्रीम पावर्स दी गई हैं मजिस्ट्रेट की। इसमें कोई भी विक्टिम होता है बच्चा या कोई भी CNCP का केस होता है तो वो जो CWC को पावर दी गई है कि उसको डिक्लेयर करना कि वो CNCP है या उसको फैमिली में रिस्टोर करना। CNCP से पहले इसकी जो प्रोसेस है मैं दोनों की बताऊंगी आपको, CNCP की भी और CICL की भी। लेकिन इससे पहले हम और भी चीजें जानेंगे कि अगर बच्चों से रिलेटेड कोर्ट भी है तो बच्चों से रिलेटेड पुलिस भी है, पुलिस भी बनाई गई है, बच्चों से रिलेटेड जेल्स भी बनाई गई है जो डिफरेंट है बच्चों के लिए। ये मैकेनिज्म ही पूरा डिफरेंट है बच्चों के लिए। जो पुलिस बनाई गई है हम उसे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के नाम से जानते हैं, जिन्हें चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स भी बोलते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज 2 जुवेनाइल ऑफिसर्स रैंकिंग EASI और ASI, एंड वी आर हैविंग 15 पुलिस स्टेशंस इन डिस्ट्रिक्ट सिरसा, so we have 30 members over here। 30 जो जुवेनाइल ऑफिसर हैं जो कि वो रिपोर्ट करेंगे, एक्ट अपॉन करेंगे, FIR लॉज से लेकर सारी चीजें जो है बच्चों से रिलेटेड वही एग्जीक्यूट करेंगे इसमें।
तो ये पुलिस के अलावा जो जेल है, जेल भी 2 तरह की है बच्चों की। एक तो होती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, जब ट्रायल चल रहा होता है, बच्चों के खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन होम में जाएगा। वो पुलिस लॉकअप में नहीं रह सकता है बच्चा, ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है। और वहीं अगर ट्रायल फिनिश हो जाता है तो जो जेल में, अडल्ट जेल में नहीं भेजा जा सकता, उस बच्चे को स्पेशल होम बोलते हैं। जो बच्चों की जेल है, स्पेशल होम में भेजा जाता है। तो हम बैक टू द सीएनसीपी केस, ये तो हमारा जो था कि जो चीजें या जो मैकेनिज्म बना हुआ है बच्चों से रिलेटेड। अब सीएनसी की प्रोसेस देखेंगे कि सीएनसीपी में क्या है। 2 तरह के बच्चे आएंगे, जो या तो सीएनसीपी होंगे, हेलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ जी, हम बात कर रहे थे प्रोसेस की। तो बच्चा या तो चिल्ड्रन होम में भेज दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में कोई विक्टिम है, कोई ऑर्फन अबंडेंट बच्चा है, या फिर लॉन्ग टर्म या टेम्परेरी केयर दोनों हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे एडिशनल एक टर्म है फिट पर्सन या फिट फैसिलिटी की, या फॉस्टर केयर की। ऐसे माँ बाप भी हैं, ऐसे टीचर्स होंगे, आप ही मतलब एज एन पेरेंट्स भी मैं आपको कहूँगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, बच्चे वो अकेले होते हैं, तो वो ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी फिलैंथ्रोपिस्ट जो एज एन काम कर सकते हैं, और फिट पर्सन जो है सीडब्ल्यूसी से डिक्लेयर करा के ऐसे बच्चों को वो रख सकते हैं, जिनके फंड्स जो हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज। So another kind of children who are the victim of an offense, and they can restore back to their family if the child wants so, child is willing for so to go back to his family, then they can, the CWC will decide, और उसे वापस भेज दिया जाएगा आफ्टर काउंसलिंग। उसकी काउंसलिंग होगी और उसके बाद उसको फैमिली में रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में क्या हुआ कि बच्चों को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है ऑफेंसेस को। एक पैटी, सीरियस और हीनियस ऑफेंस। पैटी सीरियस ऑफेंसेस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो लेस देन 7 इयर्स है, यानी कि 7 साल से कम कोई जिसमें सजा हो और बच्चे ने ऐसा कोई क्राइम कर दिया हो तो उसमें एफआईआर नहीं लॉन्च की जाती अनटिल एंड अनलेस कि बच्चा इज को एक्यूज्ड विद सम मेजर पर्सन। मेजर के साथ जब तक वो नहीं काम कर रहा है, कमिटेड ज्वाइंटली विद द एडल्ट नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लॉन्च की जाएगी, बल्कि उसका क्या रहेगा प्रोसेस कि डेली डायरी एंट्री की जाएगी उस बच्चे की, और उस बच्चे को जो है सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट बना के उसको कंप्लीटली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। और वहीं हीनियस ऑफेंसेस जो हो गए, हीनियस ऑफेंस में जो 7 साल से ज्यादा की सजा है, उस दौरान क्या होगा, एफआईआर लॉन्च होगी, वही सेम इन्वेस्टिगेशन एंड देन जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जुवेनाइल कोर्ट, जो बच्चों की कोर्ट है सिरसा में, डिस्ट्रिक्ट सिरसा में, वो दैट विल डिसाइड कि हाउ टू प्रोसीड द मैटर। इसमें साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यू ऑल नो कि ऑलवेज पुलिस डू इन्वेस्टिगेशन एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, बट इन एडिशन टू इट जो कोर्ट्स होती हैं पर्टिकुलरली फॉर इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है जो प्रोबेशन ऑफिसर के थ्रू। प्रोबेशन ऑफिसर में एज एन मैं जो है सारी जो जितनी भी सिरसा की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बच्चों से रिलेटेड, चाहे कोई भी ब्लॉक हो, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करती हूँ। और इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन है उसी को ही नहीं सही ठहरा दिया जाता, उसमें ये सब चीजें देखी जाती है कि बच्चे का कोई प्रीवियस कोई डेलिक्वेंसी रिकॉर्ड तो नहीं था, कहीं
बच्चे के साथ कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं था बच्चे का, बच्चे ने क्यों और किन हालातों में क्राइम किया और उसके क्या सुधरने के चांसेस हैं, उसकी किस तरह से उसको रिहेबिलिटेट कराया जा सकता है सोसाइटी से या नहीं कराया जा सकता, उसके जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका बेल का होना या नहीं होना। ये जो सारी चीजें हैं वो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में आती हैं। इसमें हम कुछ प्रॉम्प्टली चीजें देखेंगे कि चाइल्ड टू बी टेकन, चाइल्ड नीड नॉट टू बी टेकन इन, चाइल्ड इज नॉट टू बी केप्ट इन पुलिस लॉकअप। कभी भी पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाता बच्चे को। चाइल्ड बी टेकन टू फ्रेंडली कॉर्नर या रूम में। चाइल्ड शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर जेजेबी विद इन 24 आवर्स एंड अगर CWC में विक्टिम है वो भी 24 आवर्स में। कोई भी कॉर्शन या फोर्स नहीं यूज करा जाएगा चाइल्ड के साथ। एंड चाइल्ड शैल नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट हिज गिल्ट। कोई भी जो गिल्ट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। चाइल्ड शैल नॉट बी आस्क्ड टू साइन एनी स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट नहीं साइन करने के लिए बोला जाएगा। चाइल्ड विल नॉट बी हैंडकफ्ड, चेन्ड और फैटेड। कभी भी उसको कोई हथकड़ियां या कुछ नहीं ऐसा यूज किया जाएगा। और CWPO यानी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर यानी जुवेनाइल ऑफिसर शुड ऑलवेज बी इन प्लेन क्लोथ एंड नॉट इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में कभी नहीं आएगा, वो प्लेन क्लोथ्स में आएगा। अगर ऐसा होता है वो प्लेन क्लोथ्स में नहीं आता, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल और उसका भी के खिलाफ जो है कार्रवाई, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम। ये हमारा प्रोसीजर था चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ और भी ऑफेंसेस जो है बच्चों के अगेंस्ट होते हैं जो सेक्शन 74 से सेक्शन 89 तक में हम कवर करते हैं। कि इन जो सेक्शन 74 कहता है, इट सेज दैट प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन। कहीं भी बच्चे की आइडेंटिटी किसी भी स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। लीडिंग टू हिज नेम, एड्रेस, स्कूल और एनी अदर पर्टिकुलर्स। कोई भी उसका जिससे स्कूल नेम पता चले, उससे नेम पता चले, उसका एड्रेस पता चले, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑडियो शीट और न्यूज शीट में ये नहीं जो है अप्लाई होगा, नहीं रिपोर्ट किया जाएगा। और इसके कॉन्ट्रावेंशन में 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है। फिर आपसे रेलिवेंट ये रहेगा सेक्शन 75 पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी टू चाइल्ड। अगर इसमें एक वर्ड यूज किया गया है एक्चुअल चार्ज, यानी कि whoever having the actual charge or control over of a child assault, abandons, abuses, exposes और willfully neglects, यानी कि जिसके पास भी बच्चे का एक्चुअल चार्ज या कंट्रोल है, यानी घर में है तो पेरेंट्स के पास, टीचर्स हैं तो टीचर्स के पास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्पोर्ट्स कहीं खेलने गया बच्चा तो स्पोर्ट्स के पास, ट्यूशन है तो ट्यूशन है, जिसके पास भी एक्चुअल चार्ज है बच्चे का, अगर वो उसकी मेंटल या फिजिकल सफरिंग करता है, बच्चे की क्रुएलिटी करता है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और 1 lakh rupees विद बोथ। और वहीं अगर बच्चे को स्पेशली उस इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है जहाँ की केयर और प्रोटेक्शन के लिए ही बने हैं, जिनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आता है, आप लोग भी आते हैं, जिसमें अगर उनमें से ये कोई काम करता है, ऐसा क्रुएलिटी होती है बच्चे के साथ, मेंटल इलनेस होती है उसकी, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, कठोर कारावास है, सिंपल सजा नहीं है इसमें, नॉट लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड अप टू 10 years, 10 साल तक की वो सजा इसमें हो सकती है। और फाइन ऑफ 5 lakh rupees एंड बोथ, 5 lakh rupees का फाइन भी हो सकता है और दोनों चीजें हो सकती हैं। ये क्लियर है क्रुएलिटी के लिए। अब हम सेक्शन 82 में देखेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट। अगर बच्चे के साथ कोई उसको एम करने के लिए, उसको डिसिप्लिन करने के लिए अगर कोई ऐसी सजा दी जाती है टीचर के द्वारा जो कि उसकी फिजिकल या मेंटल इंजरी कर देती है, या उसको फिजिकल इनकैपेसिटेट या मेंटल इनकैपेसिटेट कर देता है कहीं परमानेंटली और फॉर टेम्परेरी टाइम, तो वो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर कॉर्पोरल पनिशमेंट, उसको ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा।
एंड जो उसके लिए जो है सजा पहले कम है और ये हर बार रिपीट करने पे ये सजा बढ़ती जाएगी एंड इट मे लीड टू लाइबल, समटाइम्स ही मे बी लाइबल फॉर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, उसका डिसमिसल भी हो सकता है सर्विस से, इतना स्ट्रिंजेंट है इसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट में। तो इसके अलावा अगर बच्चे से कहीं ड्रग पैडलिंग, इंटॉक्सिकेंट लिकर या नार्कोटिक्स ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस दिया जाता है बच्चे को, उससे पैडलिंग कराई जाती है, ड्रग पैडलिंग कराई जाती है, स्मगलिंग कराई जाती है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, नार्कोटिक ड्रग्स की, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की, तो इसमें भी जो है कठोर कारावास है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 7 ईयर्स की। अगर बैगिंग कराते हैं पेरेंट्स, एम्प्लॉयमेंट फॉर बैगिंग, अगर बैगिंग कराते हैं तो उसमें भी सजा है। कहीं चाइल्ड एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए कोई बच्चा काम ही कर रहा है और उसकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि आप अबव 14 इयर्स अगर बच्चा काम कर रहा है और उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है जहां वो काम कर रहा है, उसकी जो उसका जो बॉन्डेज में रखा जा रहा है, बॉन्डेज कब माना जाएगा कि उसको पैसा नहीं दिया जा रहा, उसको अंगेज तो किया जा रहा है लेकिन जितना उसकी अर्निंग है उसको दिया नहीं जा रहा प्रॉपर, तो वो एक्सप्लॉयटेशन एज एन ट्रीट होगी ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉय। ये सारे जो हैं हमारे अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में आते हैं। इसके अलावा एडॉप्शन प्रोसीजर भी जो है CWC के थ्रू होता है। CWC ही जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के द्वारा सरेंडर्ड होते हैं। ऐसे आते हैं कि हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में भी सुनते हैं कि एक वो बच्चा नवजात शिशु जो है वो झाड़ियों में पाया गया या कहीं ऐसी जगह पे पाया गया, तो उस तरह के बच्चों को भी जो है एडॉप्शन में दिया जाता है, एडॉप्शन एजेंसी के थ्रू, CWC के थ्रू। ये जो हमारा सारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड एक चीज और बतानी है मुझे आपको कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जब भी बच्चा जब कोई क्राइम कर देता है तो मोस्टली क्या होता है कि स्कूल से कंप्लेंट आती है या स्कूल से बच्चे का एनरोलमेंट कट कर दिया जाता है, उस बच्चे का नाम कट कर दिया जाता है, ये कह के कि दूसरे बच्चों को वो इन्फ्लुएंस करेगा एडवर्सली, बट ये क्लियरली सेइंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कि ऐसे बच्चे का एनरोलमेंट कहीं भी कैंसिल नहीं किया जाता, बल्कि उसको रेमेडियल क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड इन दैट टर्म जबकि वो जेल या उसका फेस किया उसने ट्रायल। तो इज इट क्लियर? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। यस मैम। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग। अगर कोई क्वेरी है तो पहले आप लेना चाहें तो आप पहले ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स पोक्सो एक्ट। कोई क्वेरी है किसी की? हाँ जी, अगर किसी साथी की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मैम से क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो मैम नेक्स्ट जो है वो पोक्सो एक्ट पे बात करेंगी। मेरे ख्याल से सभी को समझ आ रही है या हेलो, अगर कुछ समझ आ रही तो बता सकते हैं। जी हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन था छोटा सा कि जो जुवेनाइल जस्टिस के अंडर जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन की आपने कहा कि रेमेडियल क्लासेस लगाई जाती है, वो रेमेडियल क्लासेस ड्यूरिंग द पीरियड जिस समय वो अंदर हो जेल में होते हैं उस टाइम की बात होती है या उनके बाद जब वो रिलीज होके आते हैं उसके बाद होती है? नेचुरली बात है, जब अगर बच्चा जेल में ही होगा तो बच्चे की जेल में तो रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड ही नहीं की जा सकती है। जब बच्चा बाहर आएगा बेल पे, जब स्कूल ज्वाइन करेगा दोबारा से, तो उसको रेमेडियल क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड। नहीं, मैंने कहीं पे ये भी सुना था कि जेल में भी टीचिंग होती है उनके लिए। हाँ, वो जेल दो तरह की होती है। जेल एक तो मैंने जैसे कि बताया जब ट्रायल फेस कर रहा होता है ड्यूरिंग पेडेंसी ऑफ ट्रायल, दैट इज ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है, वहाँ रेमेडियल क्लासेस आर नॉट प्रोवाइडेड जब तक कि कोई बहुत लंबे टाइम तक रह रहा हो बच्चा, कोई मर्डर का केस है या ह्यूमन ऑफेंस है। अदरवाइज जो स्पेशल होम है, स्पेशल होम यानी कि बच्चे को सजा हो गई है, लास्ट में ऑर्डर हो गया, उसको 3 साल की सजा मिली है, 6 साल की मिली है, 10 साल की सजा मिली है, तो वहाँ लंबे टाइम के लिए उसने जाना है, तो वहाँ क्लासेस प्रोवाइड होती हैं।
जी जी जी, थैंक यू मैम। Should I proceed now? हाँ That ओके is ओके मैम। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफेंसेस जो ये है 2012, ये आज के टाइम में सबसे स्ट्रिंजेंट एक्ट है हमारा। इसमें क्या है कि इसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। जैसे कि एक्ट जे एक्ट के बारे में बताया मैंने, उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चे कवर होते हैं, लेकिन बच्चों के वो क्राइम कवर नहीं होते जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो 2007 में जब सर्वे हुआ कि इट वाज फाउंड आउट कि अबाउट 50 मोर देन 50% चिल्ड्रन वर were sexually exploited in one way or another way। तो ये जो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन था ये नन अदर देन बल्कि फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कुछ ऐसे नॉन पर्सन से ही होता था। और जब 50% से मोर देन यानी कि हर दूसरा बच्चा, तो ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि क्या सिर्फ 376 या 354 इनफ है बच्चे के सभी क्राइम्स को कवर अप करने के लिए? नहीं, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल एकदम से क्रिमिनल नहीं बना करता। कोई भी बड़ा क्राइम कभी भी ऐसे नहीं हो सकता डायरेक्टली। वो हमेशा पहले छोटे छोटे क्राइम करेगा, जब उनको वहां नहीं रोका जाएगा तो वो बड़े क्राइम करेगा। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ 2012 में, एंड इट कवर्स ऑल द पॉसिबल सेक्सुअल क्राइम्स एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। सभी तरह के क्राइम्स कवर करता है। क्लियर है? इसमें हम दो तरह के सेक्शंस होते हैं इसमें, इसकी सारी रिपोर्टिंग भी हम देखेंगे। दो तरह के ऑफेंसेस, एक सिंपल पेनिट्रेटिव में होगा, सिंपल असॉल्ट में होगा, और एक एग्रीवेटेड फॉर्म में होगा सभी सेक्शंस में। तो फर्स्ट है हमारा सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें अगर पेनिट्रेशन हुआ है मेल ऑर्गन का, और मैं आपको बता दूं कि इसका की फीचर है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पॉक्सो का कि ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ ही कोई हरासमेंट हो तभी एप्लीकेबल है। लड़के के साथ भी अगर कोई हरासमेंट होती है, कोई विक्टिम है लड़का भी, तो उतना ही एप्लीकेबल है। दिस इज जेंडर न्यूट्रल वन। और बहुत बार लड़कों के साथ ज्यादा क्राइम होता है, लड़कों के साथ इस तरह के क्राइम ज्यादा होते हैं इनफैक्ट, और लड़के जो है रिपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो मोस्टली जो है हॉस्टल केसेस में या जो है बड़े जो बच्चे हैं वो करते हैं छोटे बच्चों के साथ इस तरह का क्राइम। तो ये सभी जो है इसमें कवर अप होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसमें एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कौन होगा कि यही जब जघन्य ज्यादा बन जाता है। जघन्य कब ज्यादा बन जाएगा? जब बच्चे के साथ वो अपराध करेगा पर्सन जिसपे वो विश्वास करता है। विश्वास जैसे कि whoever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child। जब कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज करते हुए उसके साथ कोई ऐसा असॉल्ट करता है, कोई मैनेजमेंट और द स्टाफ ऑफ अ जेल, रिमांड होम, ऑब्जर्वेशन प्रोटेक्शन होम, अदर किस्म में किसी तरह से वो पर्सन हो गया, या whoever being on the management of staff और of an educational institution और religious institution। ये सेक्शन 5F एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी कोई पर्सन बच्चे के साथ ऐसा क्राइम करता है तो उसे एग्रीवेटेड फॉर्म में काउंट किया जाएगा, वो सिंपल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। और ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक सिंगल अप्लाई हो सकती है। Whoever commits gang penetrative sexual assault, गैंग रेप होता है बच्चे के साथ बार बार ये रिपीट बार बार ये असॉल्ट होता है मोर देन वंस। Whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो below 12 years उसके साथ ऐसा कोई असॉल्ट होता है, in that case भी aggravated माना जाएगा। कोई whoever being a relative of the child through a blood or adoption or marriage, ब्लड या अडॉप्शन से या पेरेंट्स ही उसके बच्चे का असॉल्ट करते हैं अडॉप्शन के केस में, या ब्लड रिलेशन में, या गार्डियनशिप में, या मैरिज में कहीं ऐसा होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, तो भी उसे एग्रीवेटेड माना जाएगा। अगर बच्चा कहीं प्रेग्नेंट हो जाता है फीमेल के केस में तो वो भी इसे माना जाएगा। तो ये सारी चीजें
जो है एग्रीवेटेड फॉर्म में मानी जाएगी। और इसकी जो पनिशमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है सेक्शन 6 में कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कठोर कारावास 20 साल की, और which may extend to the imprisonment for the whole life. For the whole life means for the remainder of the natural life of that person. जितने साल तक वो जिंदा रहेगा तब तक जो है वो जेल में ही रहेगा। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अब हाल ही में जो एक नई अमेंडमेंट आ रही है उसमें डेथ पेनल्टी भी आ रही है रेयर केसेस में, इस तरह के एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में सेक्शन 6 में। फिर हम आते हैं सेक्शन 7 एंड 8 पे सेक्सुअल असॉल्ट में। इसमें क्या है कि उसमें था पेनिट्रेशन, बट इसमें था कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ ओनली टच करते हैं या उसको इंडल्ज करते हैं इस एक्टिविटी में, तो सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। और सेक्शन 9 में जो है एग्रीवेटेड, वही सेम पर्सन्स जो है जो जिस सेक्शन 5 में थे वही सेम इसमें भी वही कंडीशंस अप्लाई होंगी। अगर ऐसा होता है तो वो एग्रीवेटेड माना जाएगा, और इसमें जो सजा है विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years एंड विच मे एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक की वो सजा जो है हो सकती है। अब हम आते हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 जो है मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया कि पॉक्सो एक्ट का जो मोटिव यही था कि सिंपल से सिंपल जो है एक्ट जो है इसमें कवर करना है। तो इसमें क्या है कि अटर्स एनी वर्ड और मेक्स एनी साउंड और मेक्स एनी जेस्चर और एनी एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। यानी कि कोई ऐसा जेस्चर, कोई अभद्र इशारे करता है या कोई ऐसी साउंड बोलता है या इवन विस्लिंग करता है, दैट विल ऑल्सो बी कम अंडर दिस कैटेगरी। कोई किसी फॉर्म में उसको वॉच करता है या उसको फॉलो करता है बच्चे को। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चे फॉलो करने लगते हैं लड़के लड़कियों को, इवन आजकल तो लड़कियां भी विसल ब्लोइंग करती हैं। तो दोनों ही सूरतों में ये जो पनिशेबल है। तो सेक्सुअल हरासमेंट में जो है वो जो है कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर विच फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years and shall also be liable to fine। ये सारा जो है सेक्सुअल हरासमेंट में कवर होगा। अब इसमें हम करेंगे सेक्शन 13 यूज ऑफ चाइल्ड फॉर प्रोर्नोग्राफिक पर्पसेस। अब प्रोर्नोग्राफिक पर्पसेस कौन से हो गए? जब बच्चे को कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या बच्चे को ऐसी जगह यूज किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट में बच्चे की कोई ऐसी पिक्चर या कोई ऑब्सीन पिक्चर दिखा दी जाती है जो नहीं दिखाना चाहिए था, बच्चे के कोई ऑर्गन ऐसे दिखाए जाते हैं, बच्चे को ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो ये सारा प्रोर्नोग्राफिक पर्पस में आता है। और इसमें कोई प्रोर्नोग्राफिक मटेरियल भी स्टोरेज करता है तो भी वो भी पनिशेबल है। एक सेक्शन 16 है, इसमें अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अ पर्सन हु अबेट्स एन ऑफेंस, कौन होता है अबेट करने वाला? देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो इस उम्र के बच्चे होते हैं वो ना बड़े होते हैं ना वो छोटे होते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें उस तरह का एक्सपीरियंस, उस तरह की समझ नहीं होती है, उस तरह की वो दुनिया नहीं देखी होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनसे इंस्टिगेशन करवा के अपना काम करवा लेते हैं। इंस्टिगेशन, तो ये अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस उन्हीं के लिए है कि कोई अपने हिसाब से इंस्टिगेट करा के बच्चे से कोई भी ऑफेंस करा ले तो वो भी इक्वली पनिशेबल होंगे। अगर बच्चा 302 में जा रहा है तो वो भी 302 में जाएंगे। अगर कोई और क्राइम कराते हैं बच्चे को, किसी मिस इंटरप्रेट करते हैं, एम्बेजल करते हैं बच्चे को कहीं भी, तो सेम जो है ही विल आल्सो बी बुक्ड इन द अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। देन रिपोर्टिंग कैसे रहेगी? बच्चे की जब भी कोई केस आएगा, SJPU विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, उसके घर जाकर विद इन द प्लेन क्लोथ्स और बड़ा कॉन्फिडेंशियल रख के और टेक हिम टू द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द फीमेल डॉक्टर, इट विल ऑलवेज बी डन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स की प्रेजेंस में होगा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी मजिस्ट्रेट में और
विक्टिम है बच्चा तो CWC के पास जाएगा, और अगर एक्यूज्ड है बच्चा तो वो 18 से कम है तो वो जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा, 18 से अबव है तो वो कहाँ जाएगा, चिल्ड्रन कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट यानी पॉक्सो कोर्ट। पॉक्सो कोर्ट अलग से बनाई गई है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा दी जा सकती है, और जुवेनाइल कोर्ट को मैक्सिमम 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की जो है पावर्स हैं। ये दोनों डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे। फिर इसमें ये भी चीज है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पनिशमेंट सेक्शन 21 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। सपोज a child is coming towards you and complaining for sexual harassment, and you are not doing compliance, and you are not you are failing in reporting that case. So then in that case the person concerned will be punished with the imprisonment for either description which may extend to 6 months। 6 months की उसमें सजा हो सकती है। और अगर ऐसा भी नहीं है कि कोई भी किसी को भी बुक कर देगा, किसी के भी खिलाफ कंप्लेन कर देगा फॉल्स इंफॉर्मेशन मैलिफाइड इंटेंशन के साथ, तो इसमें स्पेशली ये मेंशन किया जाता है कि कोई भी पर्सन अगर इल विल रखता है, बुरी भावना रखता है, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस के चक्कर में आके या किसी और चक्कर में आके एंटी ग्रुप के साथ या किसी को सबक सिखाने के लिए या किसी और वे में फॉल्स कंप्लेन करता है, तो उसके खिलाफ भी जो है 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होती है उस पर्सन के खिलाफ। फिर मैंने जैसे कि बताया कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट होते हैं, स्पेशल पीपीज डेजिग्नेट होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके नॉलेज में है सारी। एक पॉक्सो ई बॉक्स होता है। पॉक्सो ई बॉक्स में क्या रहेगा कि कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्टली जो है पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाते कुछ बच्चे, तो पॉक्सो ई बॉक्स में जाके www.ncpcr.government.in या डायरेक्टली पॉक्सो ई बॉक्स भी लिखेंगे तो बड़े सरल शब्दों में ये नेट पे अवेलेबल है। पॉक्सो ई बॉक्स में ये पिक्चर्स प्रेजेंट होंगी, उसको क्लिक करके आप नेक्स्ट लेवल करके 4-5 स्टेप्स हैं बड़े इजी, उसमें FIR लॉन्च हो जाएगी और कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं जो बच्चे के घर पे खुद ही जो आएंगे। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि अब इतनी अवेयरनेस आ गई है बच्चों में कि एक बच्चे की चाइल्ड मैरिज होने जा रही थी, तो वो बच्ची ने कहीं जो है उसकी जो फ्रेंड थी, उस फ्रेंड ने पॉक्सो ई बॉक्स पे कंप्लेन की कि ऐसे बच्चे की मैरिज होने जा रही है। अथॉरिटीज वहां पे पहुंचे और उस बच्ची को वहां पे रेस्क्यू किया। तो आजकल के और एज एन पेरेंट्स, एज एन टीचर्स, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्टली जो है बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं तो वहाँ 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक तो आप उनका खास ध्यान रखिएगा कि या तो वो बच्चा कई बार विक्टिम हो सकता है। विक्टिम कब हो सकता है कि बच्चा बहुत एक्टिव रहा हो पहले, बहुत जो है किसी तरह से मतलब एक्टिव या हर चीज में आगे, और वो बच्चा जो है धीरे धीरे शांत रहना शुरू कर देता है, डरा रहना शुरू कर देता है। तो आप उसको चेक करिए, कहीं कहीं वो विक्टिम तो नहीं है किसी ऑफेंस का, कहीं उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है। जो ये सडन बिहेवियर चेंजेस आते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। और सेकेंडली जो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस है वो ऑफेंसिव भी हो सकता है। बच्चा ऑफेंसिव कब हो सकता है? जब आपको लगे कि कोई एंटी या फ्रेंडली ग्रुप्स बना रहे हैं और वो उसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ रहा है बच्चा, कहीं ड्रग एडिक्शन जो है शुरू हो गई है उसके आके, क्योंकि ड्रग एडिक्शन होएगी तो बच्चा क्राइम करेगा ही करेगा, क्योंकि ड्रग्स इतने कॉस्टली और हो जाते हैं, उसको डेली के लिए उसको ज़रूरी चाहिए होते हैं, और वो जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्राइम करता है, और क्राइम करता है तो वो आगे जो है वो गलत जो फील्ड में चला जाता है। और साथ में पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस में कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इतना ज़्यादा होता है हमारा जो है मर्डर तक कर देते हैं बच्चे पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस में। और हैरानी वाली ये बात है कि जिसका मर्डर करते हैं उसको वो जानते तक भी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दोस्ती निभाने के चक्कर में कि मुझे अपना जो है दोस्ती निभानी है, मुझे तो मैं कुछ भी मतलब है जो मेरा दोस्त कहेगा वो सही है, और उस पर्सन को स्ट्रेंजर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाद में वो ये रिपेंट करते हैं कि उसने ये क्या गलत स्टेप लिया।
तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, इसको हम कहीं चेकआउट कर सकते हैं, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस को। ये बहुत जरूरी है। और पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस में भी मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल का जो टाइम ऐसा आ गया है, जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, कि जो बच्चे हैं मोस्ट ऑफ द जो दे अटेंड क्लासेस ऑनलाइन, तो सोशल ऑनलाइन ग्रूमिंग है। बच्चों को आप बताइए ऑनलाइन ग्रूमिंग के बारे में, कि बच्चों के कैसे कहीं ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं कोई स्ट्रेंजर्स के साथ, तो उन्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रेंजर्स के साथ उन्हें नहीं बात करनी है। कोई ऐसे पासवर्ड लगा के रखिए, उतना ही यूज करें बच्चे जितने की जरूरत है, क्योंकि मिस यूज ना हो कोई सेक्सुअल गेम्स में, इंटीमेसी बिल्डिंग में, ब्राइब्स में, बहुत जगह बच्चों का यूज किया जाता है। तो बच्चों को ये सब आप जानकारी दीजिए, और आप कोई ऐसा ऑब्सीन मटेरियल भी मत डालिए कि ऑब्जेक्शनेबल है, और बच्चे को कोशिश करिए कि आप खुद जानकारी दीजिए। अब वो वक्त आ चुका है कि बच्चे कहीं अधकचरा ज्ञान लें अपने पीयर ग्रुप से या अपने सहपाठियों से। इससे अच्छा है कि हम लोग ही उन्हें अच्छे फॉर्म में, लीगलाइज फॉर्म में, एक बेहतर फॉर्म में उनको उनको हम खुद ही बताएं कि सही क्या है और आप इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा जो है स्टेप होगा, अगर पेरेंट्स जो हैं इसको एक अब ताबू नहीं बना के, एक ऐसा वो टाइम ना बना के कि हम अपने बच्चों से इस तरह की बात ही नहीं कर सकते, बल्कि बच्चों से खुल के बात करिए, ओपन हार्ट से बात करिए। ये हमारा सारा पॉक्सो एक्ट था। इसके रिगार्डिंग आप कोई क्वेरीज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल एक्ट। पॉक्सो एक्ट से या जुवेनाइल एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ले सकते हैं। तो साथियों, डॉक्टर मोनिका चौधरी जी ने बड़े अच्छे तरीके से और विस्तार पूर्वक हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी है। तो इसके बाद हम चाइल्ड रेस्क्यू फ्रॉम चाइल्ड लेबर पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई साथी इसके बारे में पूछना चाहता है तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है, और हम मैम का नंबर भी ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पूरे ज़िला में लीगल प्रोविज़न ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, और कोई भी ऐसी बच्चों से रिलेटेड कोई शिकायत आती है तो उसके रिगार्डिंग भी हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक जैसा इन्होंने पॉक्सो ई बॉक्स के बारे में बताया कि बच्चे ऑनलाइन भी जो है अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आप बच्चों को अवेयर करें। जैसा मैडम ने बताया कि आधा अधूरा ज्ञान बच्चे अपने पीर ग्रुप से लें, उसकी बजाय हम बच्चों को पूरा जो है उनके साथ डिस्कस करें, इन चीज़ों के बारे में उनको सही ज्ञान दें। तो कोई साथी अगर इसके बारे में अपना प्रश्न पूछना चाहता है तो कृपया अपनी क्वेरी रखें, नहीं तो फिर मैम आगे के लिए कैरी ऑन मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। अब नेक्स्ट जो लास्ट मेरा एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी फीमेल्स जुड़ी होंगी यहाँ पे। जिस तरह से बच्चों से रिलेटेड कोई एक्ट नहीं था, उसी तरह से जो वीमेन से कंसर्न, जो वीमेन के वर्किंग प्लेस से कंसर्न, वर्किंग वुमेन से अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है उससे भी कंसर्न कोई एक्ट पूरा कंप्लीट जो है उनको प्रोटेक्ट करे, वो नहीं बना हुआ था। ये पहली बार जो है 2013 में आया, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसमें आप हम जल्दी से देखेंगे, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है कि कौन कौन जो है महिलाएं या फीमेल जो है एग्रीव्ड वुमेन रहती हैं, इसमें कौन कौन सी कवर होती हैं। इसमें एनी वीमेन वर्किंग अंडर एनी कैपेसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड स्टेटस, बट शी मस्ट बी ओनली वर्किंग।
She may be regular, temporary, ad hoc, daily wages, remuneration, voluntary basis, employed directly or through an agent, contract worker, probationer, trainee, apprentice, or in any way, and even domestic worker working at your homes. डोमेस्टिक वर्कर भी इसी में ही आती है, वो एग्रीव्ड वुमेन में आ सकती हैं, उनके साथ अगर कुछ ऐसा हरासमेंट होती है। और वर्क प्लेस कौन सा काउंट होएगा, कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ, सर्विस प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल, वोकेशनल, एजुकेशनल, हो वो सभी इसी में आती है वर्किंग प्लेस में। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट क्या रहेगा, कोई भी फीमेल के साथ कोई अनवेलकमिंग एक्ट या बिहेवियर होता है डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, कोई सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स उसको किए जाते हैं, पोर्नोग्राफी की जाती है, कोई वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट होता है, बट फिजिकल होना चाहिए, फिजिकल नेचर में होना चाहिए, मेंटल में नहीं। तो ये सारे जो हैं सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होते हैं। और इसके लिए प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन के लिए 2 कमेटीज बननी है, जिसमें से आप सभी की जानकारी में मैं लाना चाहती हूँ। हेलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हम बात कर रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन के लिए 2 अथॉरिटीज बनाई गई, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल लेवल कंप्लेंट कमेटी। जब भी कोई केस एग्रीव्ड वुमेन है, पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी। यानी आप सभी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी है, जिसमें भी 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये कोई रीजन नहीं है कि मेल ही है सभी, फीमेल है ही नहीं, तो भी बनेगी, बशर्ते कि 10 या 10 से अधिक होने चाहिए। और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 3 इयर्स। इसमें मेंबर्स नोट कर लीजिए कि कौन कौन मेंबर्स रहेंगे। चेयरपर्सन रहेगी वुमेन वर्किंग एट सीनियर लेवल। अगर आपके पास वर्किंग वुमेन नहीं है, आपके जो इंस्टीट्यूशन में नहीं है, तो आप किसी और इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, लेकिन चेयरपर्सन मस्ट ऑलवेज बी अ वीमेन। सेकंड है 2 मेंबर्स रहेंगे फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉयज कमिटेड टू द कॉज ऑफ वीमेन हैविंग लीगल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क, जिनको लीगल नॉलेज होगी या फिर वो सोशल वर्क करते हो। 2 मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल। और थर्ड है मेंबर फ्रॉम एनजीओ या एसोसिएशन, कोई भी आपके आसपास। बड़ागुड़ा ब्लॉक है ना, ये बड़ागुड़ा ब्लॉक है ना? हाँ जी। तो आपके यहाँ कोई भी एनजीओ या एसोसिएशन कोई काम कर रही हैं, तो इस रिगार्डिंग या वैसे ही, तो उनको भी आप मेंबर ले सकते हैं। यानी 4 मेंबर्स तो कोरम में रहेंगे। इसके अलावा आप एडिशनली जितने मर्जी मेंबर्स बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर ज्यादा मेंबर्स हैं तो आप ज्यादा भी मेंबर्स बना सकते हैं, बट रिमेंबर इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 3 इयर्स प्रीवियसली। 3 साल के लिए बनाई जाती है। 3 साल के बाद इनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और मेंबर्स को चेंज किया जाता है। वही सेम मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए जाएंगे। ये तो था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब लोकल लेवल कंप्लेंट कमेटी है सेक्शन 6 में। इसमें कौन सी कंप्लेंट जाएंगी? डायरेक्टली जाएंगी जो कंप्लेंट, जिसमें अगर कोई स्कूल है जिसमें मेंबर्स ही कम है, 10 से कम है, तो उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली कंप्लेंट कहाँ चली जाएगी? लोकल लेवल कंप्लेंट कमेटी में। और व्हेन द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई कंप्लेंट है या डोमेस्टिक वर्कर की कंप्लेंट है, तो लोकल लेवल कंप्लेंट कमेटी ऑलरेडी जो है बन चुकी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी ऑफिस में। और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बना के सूचना आप कंसर्न सीडीपीओ ऑफिस में आप दे देंगे इसकी, कि ये हमारे मेंबर्स हैं। अपने मेंबर्स की लिस्ट बना के उसमें दे देंगे और डीसी ऑफिस में चली जाएगी। क्योंकि सेक्शन 24 इसका कहता है कि अगर आपने अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई तो इसमें 50,000 रुपीज का फाइन है। तो इसे आप जल्द से जल्द बना लें। और इसके टाइमलाइंस नोट करेंगे कि कैसे कोई एक महिला जो है सबमिशन करा सकती है कंप्लेंट की,
कि जब भी कोई इंसिडेंट ऐसा होता है, सबमिशन ऑफ कंप्लेंट इज विद इन द 3 मंथ्स ऑफ लास्ट इंसिडेंट। लास्ट इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ ऐसा कोई, तो उसके 3 मंथ्स के भीतर अंतर्गत जो है कंप्लेंट सबमिट होनी चाहिए। नोटिस टू द रिस्पोंडेंट within the 7 days of receiving copy of the complaint by internal complaint committee। जैसे ही कॉपी रिसीव करती है कंप्लेंट की, तो 7 दिनों के अंतर्गत नोटिस चला जाएगा बचाव पक्ष को। Then in completion of inquiry it is within the 90 days। 90 days में completion of inquiry हो जानी चाहिए। Then submit of report by ICC or concerned LCC to the employer और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। 10 दिनों के अंतर्गत जो है सबमिट हो जाएगी रिपोर्ट उसमें। और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन। देन रिकमेंडेशंस जो उन्होंने की है उनकी जो एम्प्लॉयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो 60 डेज में करेंगे। और इसमें रिकमेंडेशन देखिए क्या हो सकती हैं। रिकमेंडेशन इसमें अगर उस मेल या फीमेल को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसकी पे रोकी जा सकती है, विद होल्डिंग, प्रमोशन, पे रेज, इंक्रीमेंट, टर्मिनेशन, डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग अ रिटन अपॉलजी, रेप्रीमांड, वार्निंग। कोई अपॉलजी रिटन ली जा सकती है, रेप्रीमांड अगर शॉर्ट उसमें है तो वार्निंग दे के छोड़ा जा सकता है, काउंसलिंग, कम्युनिटी सर्विस और सस्पेंशन भी हो सकता है लास्ट में। और अगर किसी के फाइनेंशियल डैमेजेस हुए हैं, फीमेल के कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, तो उसकी पे से निकाल ले जाएंगे ये पर्टिकुलर पर्सन के। और लास्ट अगर even then अगर if the person is not satisfied with the recommendations of the concerned committee, then the respondent and the complainant party both have right to go for appeal within the 90 days for the recommendation। is it clear? ये हमारा था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। तो हेलो जी जी सर। हाँ जी मोनिका मैडम, थैंक यू सो मच। बलदेव सिंह बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल। जी जी थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपने जो अपने अच्छे ढंग से क्लियर किया। तो उम्मीद है कि आप समय समय पे यदि किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। शुड आई लीव नाउ? कोई क्वेरीज हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं लीव करती हूँ। ओके ओके ओके।